इन अंशों पर लाभांश तभी दिया जाएगा जब कंपनी की संचालक सभा में यह प्रस्ताव पास होगा। इनका लाभांश पर पूर्वाधिकार है या अधिमान है, इनके प्रेफरेंस है। ये समता अंशधारी कंपनी के मालिक या सदस्य होते हैं, लेकिन पूर्वाधिकारी अंशधारी कंपनी के मालिक नहीं माने गए हैं। कंपनी के सभा में भाग लेने या संचालन का अधिकार इस प्रकार के अंशधारियों को नहीं है, जबकि समता या साधारण अंश जिन लोगों ने लिया है उनको कंपनी की सभा में भाग लेने का और कंपनी की नीतियों के निर्धारण का भी अधिकार है। तो दो तरह के अंश हुए, पूर्वाधिकारी या अधिमान अंश और समता या साधारण अंश। जिस तरह के अंश होंगे उस तरह की शेयर कैपिटल अवश्य लिखी जाएगी। और प्रश्न ये आता है कि जैसे ये एक अंश की कीमत है 100 रुपये, एक अंश की कीमत है 100 रुपये और शेयर्स इशू किए गए हैं 10,000 और पूरी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपये। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान देना है कि यह 10 लाख रुपये इन लोगों से प्राप्त करना है। 10 लाख रुपये हमें शेयर कैपिटल के नाम पर लेना है। ये हम किस प्रकार से लेंगे, ये हम किस प्रकार से लेंगे? तो इसके दो ही तरीके हैं, इसके दो ही तरीके हैं। पहला है एक मुश्त राशि प्राप्त कर लेना। कौन राशि प्राप्त करेगी? कंपनी। चूंकि कंपनी ही शेयर्स इशू करती है, इसलिए कंपनी हो सकता है कि एक मुश्त राशि ही प्राप्त कर ले, जो कि सामान्यतः नहीं होता है। नंबर 2 है बी, किस्तों के द्वारा राशि प्राप्त करना। दो तरीके हमने बताया कि जैसे ये 100 रुपया है, एक ही बार में पूरा का पूरा 100 रुपया ले लिया जाए। ये बहुत इजी बात है, बताएंगे, लेकिन ज्यादातर आपको इसी बात का ध्यान देना है, किस्तों के द्वारा राशि प्राप्त करना। किस्तों के द्वारा राशि प्राप्त करना, किस्तें कैसे होंगी भाई? इसके बारे में कहा गया कि किस्तें कैसी होंगी, जिनको हम इंस्टॉलमेंट्स के नाम से भी या और शुद्ध हिंदी में प्रभाग के नाम से हम जानते हैं। यह किस्तें विभिन्न समयों पर विभिन्न आवश्यकता अनुसार कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएंगी या मांगी जाएंगी। सब किस्तें कंपनी को मांगने पर ही मिलती हैं, सिवाय एप्लीकेशन के। प्रार्थना आवेदन की किस्त को छोड़कर, हमारी बात पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी किस्तें होंगी कंपनी को प्राप्त होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा टेक्निकल अंतर यह है, डिफरेंस यह है कि जो भी एप्लीकेशन के बाद जो भी किस्त होगी, उसके लिए कंपनी उन व्यक्तियों को सूचना देगी, तब वो लोग उन अंशों की किस्तों का भुगतान करेंगे। लेकिन पहली किस्त इसके संबंध में आवेदन की है,
अंश आवेदन, अंग्रेजी में शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इसको बोलते हैं। पहली किस्त ये है। हमने कहा एक मुफ्त राशि द्वारा प्राप्त करना, हमने कहा बी किस्तों के द्वारा राशि प्राप्त करना। किस्तों के द्वारा राशि प्राप्त करना मतलब इसका मतलब विभिन्न इंस्टॉलमेंट्स होंगी, विभिन्न किस्तें होंगी। यह किस्त कैसे कैसे ली जाएंगी, तो हमने ये बताया कि पहली किस्त जो होगी वो जनता आवेदन पर भेजेगी, पहली किस्त जनता भेजेगी। इसके बाद की जो भी किस्तें होंगी कंपनी जब भी जनता से मांगेगी तभी कंपनियां उन किस्तों का भुगतान करेंगी, तभी कंपनियों को जनता द्वारा उस किस्त का भुगतान किया जाएगा। लेकिन जनता कैसे जानेगी कि फला कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करना चाहती है? तो प्रविवरण एक ऐसा निमंत्रण या विज्ञापन समझिए या दस्तावेज समझिए जिसके द्वारा कंपनियां जनता में सार्वजनिक रूप से इस बात की सूचना भेजती हैं कि हम अपने इतने अंशों का इतने रुपये की दर से निर्गमन करना चाहते हैं। इस प्रविवरण से प्रभावित होकर जनता कंपनियों के पास आवेदन भेजती है, एप्लीकेशन भेजती है कि हम आपके इतने अंशों को लेना चाहते हैं, हम इतने अंशों को लेना आपके चाहते हैं। उन अंशों की एक निर्धारित फी होती है एप्लीकेशन के साथ देने की। आप लोग भी फॉर्म भरते हैं तो देखते हैं कि पहले बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर उसके साथ लगाते हैं ना। तो इसी तरह कहा गया कि जो भी लोग कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजेंगे फालतू फंड में नहीं भेजेंगे, उसका कोई निर्धारित वो होगा, किस्त होगी, बताएंगे अभी, उसकी कोई निर्धारित किस्त होगी। उस राशि को कंपनी, जैसे कोई व्यक्ति है 100 अंश लेना चाहता है, एप्लीकेशन की किस्त है एक अंश पर 5 रुपये, तो वह 500 रुपये अवश्य कंपनी को एप्लीकेशन भेजते समय ही चेक देगा, क्योंकि पैसे की नकद की अपेक्षा चेक द्वारा किए गए लेन देन प्रमाणिक एवं कहीं भी न्यायालय में भी मान्य होते हैं। इसलिए जहां भी रोकड़ की, कैश की बात हम पहले करते थे, वहां अब हम बैंक शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चेक के माध्यम से ही लेन देन होंगे, कैश से नहीं होंगे। जब भी हमें कोई चेक बैंक हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे, जब हमें मिलेगा तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, जब हमारे पास से रुपया जाएगा तो हम रुपया नहीं जाके बैंक जा रहा है, हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, या बैंक व्यक्तिगत खाता है, बैंक आपको दे रहा है। हाँ, आवेदन क्या होगा? मान लीजिए अंशों का आवेदन आपने भेज दिया, कंपनी ने कहा कि ठीक है हम आपको अंश देंगे, तो कंपनी एक ऐसा लेखा पास करेगी कि आप उसके लिए शेयर होल्डर हो जाएंगे जिस दिन से कंपनी ने, संचालक मंडल ने यह निश्चित कर लिया कि आपके एप्लीकेशन पर विचार करके, जिस दिन उसने निश्चित कर लिया कि आपको इतने अंश दे दिए जाएंगे, उस दिन कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंशधारी का नाम दर्ज हो जाएगा। उस दिन से वह कंपनी का सदस्य हो गया। तो दूसरे आवंटन इसे कहते हैं। और इसके बाद उसके पास इस बात की सूचना भेजी जाएगी कि आपने जितना आवेदन भेजा था उसमें आपको इतने अंश दे दिए गए हैं। अब आप अंशों से संबंधित अपनी अगली किस्त, जिसको कि हम आवंटन के या शेयर अलॉटमेंट के नाम से जानते हैं, उसका भुगतान कीजिए।
उसे हम कहते हैं अंश आवंटन। अंग्रेजी वर्जन है शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद भी यदि अंशों की किस्तें बकाया हों तो इनको हम याचनाओं के द्वारा मांगते हैं। इनको हम मांगते हैं, मांगने की शुद्ध हिंदी याचना है। तो इसके बाद भी जो भी किस्तें होंगी याचनाएं कहलाएंगी। जिनको कि हम कॉल्स बोलते हैं, जिनको कि हम कॉल्स बोलते हैं। ये हो सकता है कि 2, 3 या एक ही तरह की हो, लेकिन आवंटन के बाद जो भी किस्त या किस्तें होंगी उनको हम याचना के नाम से ही जानेंगे। यदि एक ही याचना होगी तो उसके लिए प्रयोग करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रथम एवं अंतिम याचना। लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त यदि 2 किस्तें होंगी, यदि आवंटन के बाद की मैं बात कर रहा हूं, याचनाएं जिनके लिए हमने शब्द कहा है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अंश आवंटन के बाद अंशों की देय राशि जो जनता से मांगी जाएगी वह जय किस्तों में मांगी जाएगी, उसको तय याचनाएं बोलेंगे। जैसे प्रथम याचना, द्वितीय याचना, और जहां अब रुपया मांगने की सीमा खत्म हो जाएगी उस याचना के साथ फाइनल शब्द का भी हम प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम लेखांकन के लिए कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रियां की जाएंगी या रोजनामचे के जो लेखे होते हैं तो वो किए जाएंगे। लेकिन यहां जैसे हमने आपको समझाया कि हमारा 100, देखिए हम एक बात ऊपर लिख दे रहे हैं। हमने आपसे कहा ना कि आप यदि प्रश्न ऊपर लिख दें क्या, शेयर कैपिटल, अंशों की संख्या, प्रति अंश कीमत, तो हमने शेयर कैपिटल कितने लिखी है, ध्यान दीजिए, शेयर कैपिटल है 10 लाख। शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए। एक अंश की कीमत है 100 रुपीज ईच। ठीक, कितने शेयर इशू किए गए हैं, 10,000 शेयर्स। 10,000 shares issued at the rate of rupees 100 each। 100 each कितने इशू किए गए, 10,000। एक अंश की कीमत कितनी है, 100 रुपये। पूरी अंश पूंजी कितनी है, 10 लाख रुपये। इतना आपने लिख दिया। कंपनी इतने शेयर्स इशू कर रही है। ये थोड़ा एकदम इस पे अपने को दिमाग को आपको केंद्रीकृत करना होगा, क्योंकि ये जानना महत्वपूर्ण है। और इसके बाद इंस्टॉलमेंट या किस्तें महत्वपूर्ण है। हमने ये देखा कि एक अंश की कीमत है 100 रुपये, 10,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं और पूरी शेयर्स पूंजी, शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीज। अर्थात एक अंश के लिए आप जब भी सवाल कीजिए एक अंश प्रति अंश, इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, तब आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। हम समझा देंगे कि कैसे। देखिए, मूल उद्देश्य है क्या, कंपनी को 10 लाख रुपए प्राप्त करने हैं। कंपनी को 10 लाख रुपए प्राप्त करना है। एक तरह से मूल बात यह है, इसे समझिए, 10 लाख रुपए प्राप्त करने हैं। यह 10 लाख रुपए
10,000 अंशों पर प्राप्त किए जाएंगे। एक अंश पर 100 रुपये की दर से प्राप्त किया जाएगा। लेकिन यह 100 रुपये कैसे कैसे प्राप्त किए जाएंगे ये देखना है। मान लीजिए कह दिया क्या एप्लीकेशन पे कितना 30 रुपया, अलॉटमेंट पे कितना 20 रुपया, इसके बाद फर्स्ट कॉल का 25 रुपया, और देख रहे हैं 30 रुपये एप्लीकेशन के माध्यम से, 20 रुपये अलॉटमेंट के माध्यम से, 25 रुपये फर्स्ट कॉल के माध्यम से, 30 20 50 50 25 75 और एक अंश की कीमत क्या है भाई 100 रुपये। तो अब इन अंशों पर कितना रुपया बच गया 25 रुपये बच गया। इसी 25 रुपये को हम सेकेंड एंड फाइनल शब्द भी इसके साथ लगाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद इन अंशों पर कोई देय राशि नहीं रह जाएगी। इन अंशधारियों ने अपने संपूर्ण अंशों का भुगतान कर दिया है। ये भी 25 रुपये होगी। ये आप लिख दीजिए, फिर सवाल आपको पढ़ना नहीं है। जो भी आपकी आंसर शीट है उस पर ये लिख दीजिए एक अंश की कीमत क्या है, कितने अंश इशू किए जा रहे हैं, पूरी शेयर कैपिटल कितनी है, ये आपने लिख दिया। और अब चूंकि ये 100 रुपया प्राप्त करना है एक अंश पर, हम यही ना कह रहे हैं कि प्रति अंश समझिए, तो यह 100 रुपया कैसे कैसे प्राप्त किया जाएगा भाई। तो एप्लीकेशन पर आवेदन पर 30 रुपया, अलॉटमेंट पर 20 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपया, अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 25 रुपया। कभी कभी ये भी कह दिया रहेगा, आपको समझना है कि 100 रुपये के 10,000 अंश निर्गमित किए गए, 100 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए गए और यह राशि 4 समान किस्तों में देय है। यह राशि 4 समान किस्तों में देय है। इट इज ड्यू इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इट इज दिस 100 रुपीज इज ड्यू इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि 4 समान किस्तें, इसमें 4 से भाग दे दें। 25 रुपये की एक किस्त उस अवस्था में होती। कभी कभी इम्प्लाइड या गर्भित बातें भी दे दी गई रहती हैं। जैसे यहाँ तो आपको बता दिया गया कि ये किस्तें हैं, लेकिन एक लाइन में कह दिया कि 10,000 शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ ₹100 each। 10,000 shares issued at the rate of ₹100 each, and it is payable, it is due in 4 equal installment. In 4 equal installment, it means each installment will be ₹25। प्रत्येक किस्त 25 रुपये की ही उस अवस्था में होती। लेकिन यहाँ वो हमने आपको ऐसे समझाया, लेकिन यहाँ हमने किस्तें दे दी हैं। क्या एप्लीकेशन के लिए 30 रुपया, अलॉटमेंट के लिए 20 रुपया, फर्स्ट कॉल के लिए 25 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए 25 रुपया। देखिए एक अंश पे 100 रुपया हो जा रहा है ना, 30 20 50 25 75 25 100। एक अंश पर जब 100 रुपया मिल जा रहा है और हम इशू कितना कर रहे हैं 10,000, तो 10,000 into 100 will be equal to 10 लाख रुपीज। यह 10 लाख रुपये हमें 4 किस्तों के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। यह साधारण बात है। ये हम लोगों ने इसका आधार के संबंध में चर्चा किया, लेकिन यह चर्चा ये तय हो गया कि वो 10,000 अंश निर्गमित कर रही है। एक अंश की कीमत 100 रुपये है, उसकी पूरी अंश पूंजी 10 लाख रुपये होगी। यह 100 रुपये 4 विभिन्न किस्तों में लिए जाएंगे, 4 विभिन्न किस्तों में लिए जाएंगे।
वो कौन कौन सी किस्तें हैं, उनका नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखिए प्रक्रिया। अब हम जर्नल एंट्री के संबंध में बात करेंगे। जो मूल हमारा कारोबार है इस संबंध में, पुस्तपालन एवं लेखा शास्त्र के संबंध में, तो सबसे कोई भी कार्य सर्वप्रथम होगा तो जर्नल एंट्री या रोजनामचे के लेखें अवश्य किए जाएंगे। हाँ, हमने कहा कंपनी ने अपने 3 मूल प्रलेख रजिस्ट्रार कार्यालय में समामेलन के लिए जमा किए होंगे। जब कंपनी के संचालक या प्रवर्तक या चेक कर लेंगे, परीक्षण कर लेंगे कि ये ठीक है, तो उन लोगों उन्हें व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दे देंगे। इसके बाद कंपनी ने यह सूचना दी है कि हम अपने इतने अंशों को निर्गमित करना चाहते हैं। अब जिन लोगों को अंश लेना होगा वो कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजेंगे। एप्लीकेशन तो भेजना ही है, लेकिन एप्लीकेशन में मुख्य है पैसा भेजना। कितना? 1 अंश के पीछे 30 रुपया। अब हम ये मान के चलेंगे कि हमको कोई एक नहीं, प्रति अंश हमने ये समझने के लिए कहा है कि आपका कैलकुलेशन आसान होगा। कंपनी को रुपया एक ही बार मिलेगा, तो कंपनी अपनी पुस्तकों में इसके लिए जनरल एंट्री करेगी। जनरल एंट्री का कॉलम बना दीजिए। ये डेट है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन लिख दे रहे हैं। पार्टिकुलर्स, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। 5 कॉलम होते हैं रोजनामचे में। ये तो बहुत पुरानी चीज है, यदि जिनको ना आता हो वो लिख लेंगे 5 कॉलम। ऊपर हेडिंग देंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब आई तो हमने कहा कि जब तक लोग एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे, कोई अंशों के संबंध में, निर्गमन के संबंध में बात ही नहीं होगी। हाँ जी, 1 अंश पर एप्लीकेशन है 30 रुपया। अब 10,000 अंशों के लिए, हाँ, आपके लिए लिख दिया गया है इसके नीचे, ऑल द अमाउंट ऑफ शेयर्स रिसीव्ड टाइमली, सब राशियां समय से प्राप्त हो गई, सब राशियां समय से प्राप्त हो गई। अर्थात 1 अंश पर 100 रुपये की दर से 4 किस्तों के माध्यम से मिल गया। 1 अंश पर 100 रुपया मिला, 10,000 अंशों पर कितना रुपया मिल जाएगा? 10 लाख रुपये। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से रुपया लेना है। ये 100 रुपये विभिन्न किस्तों में इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट विल बी कलेक्टेड। ठीक है, तो सबसे अब जनरल प्रविष्टियों की बात आ रही है। मुख्य बात आपकी अब आ रही है। हाँ जी, 1 अंश के लिए एप्लीकेशन है 30 रुपया, 10,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन आएंगे। ठीक,
कुल रुपए कितने आएंगे? 3 लाख। इससे और इससे गुणा कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन है 30 रुपया और अंशों की संख्या है 10,000। तो कंपनी के पास पैसा आएगा, रुपया आएगा चेक के माध्यम से। आने वाली बस डेबिट की जाती है या ये देगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को रुपया मिल रहा है, कितना रुपया मिल रहा है? 3 लाख। इसमें गुणा करेंगे, आप गुणा करते रहिएगा, हम समझा दिए एक बार। रुपया फ्री फंड के लिए नहीं दिया है लोगों ने। लोगों ने कहा है कि आपने एप्लीकेशन मांगा है तो इस एप्लीकेशन का रुपया है। यह एप्लीकेशन किसका प्रतिनिधित्व करेगा? उस व्यक्ति का जो कि शेयर लेने के लिए रुपया चेक दे रहा है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके लिए नरेशन लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 shares at the rate of ₹30 each। ₹10,000 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश की दर से आवेदन की राशि, एप्लीकेशन मनी, प्रार्थना पत्र की राशि प्राप्त हुई। ये जो भी किस्तें मिल रही हैं, ये जो भी किस्तें हैं, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल, ये चारों किस्तें कहलाएंगी। सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात दिमाग में ध्यान कीजिए, ये जो भी किस्तें मांगी जा रही हैं शेयर कैपिटल के लिए मांगी जा रही हैं। ये जो भी किस्तें मांगी जा रही हैं किनके लिए मांगी जा रही हैं? शेयर कैपिटल के लिए। हमारा मुख्य लक्ष्य है शेयर कैपिटल की स्थापना करना। शेयर कैपिटल कैसे होगी भाई? अब तो विभिन्न किस्तें आएंगी, वो किस्तें शेयर कैपिटल में सदैव ट्रांसफर की जाएंगी। उसका कहीं और भी एक नाम हम बताएंगे। लेकिन जितने भी किस्तें हैं, ऑल द इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितनी भी किस्तें हैं अंश पूंजी खाते में अवश्य हस्तांतरित की जाएंगी, क्योंकि शेयर कैपिटल के लिए ही ये तमाम कवायद की जा रही है। हाँ जी, शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट मिल गई हमें 3 लाख। ठीक, अब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। ट्रांसफर का नियम है कि कोई भी खाता यदि ट्रांसफर के पहले तक क्रेडिट है तो ट्रांसफर होते समय डेबिट किया जाएगा, और यदि पहले से डेबिट है तो ट्रांसफर करते समय क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन यहां हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है और इसका बैलेंस क्रेडिट है, तो ये जब ट्रांसफर किया जाएगा तो ये डेबिट किया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। हाँ, थोड़ा एक बात आप ध्यान दीजिए, हमने टू शेयर कैपिटल लिखा है, कैपिटल अकाउंट को धनी किया है। एकल व्यवसाय में भी देखते थे आप कि शेयर कैपिटल को आप इंडिविजुअल की कैपिटल को, व्यापारी के कैपिटल को आप लायबिलिटी में दिखाते थे, दायित्व होती थी।
और ये जरूरी है कि दायित्वों की बाकी धनी होती है, दायित्वों का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। तो ये दायित्व है किसके प्रति? अंशधारियों के प्रति, क्योंकि अंशधारी रुपया दे रहे हैं कंपनी की अंश पूंजी के लिए। तो अंशधारियों का प्रतिनिधित्व व्यापार में कौन सा खाता करता है? शेयर कैपिटल अकाउंट। जिस तरह से आपने देखा था कि एकल व्यवसायी के यहाँ जब भी जनरल एंट्री होती थी कभी भी आप उसका नाम नहीं लिखते थे, सो यहाँ भी कंपनी के उन शेयर होल्डरों का नाम नहीं लिखा जाएगा। वो टू शेयर कैपिटल, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट करेगा, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट करेगा। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिन लोगों ने कि शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन दिया है। हाँ, इसके लिए नरेशन लिखेंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड to share capital account, transfer to share capital account। देखिए, दो जनरल एंट्री आपने की, आप देख रहे हैं कि एक बार शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से हमें अब कोई मतलब नहीं है। जब हम ये अकाउंट खोलेंगे तो इसके डेबिट पक्ष में भी 3 लाख दिखाई देगा, क्रेडिट पक्ष में भी 3 लाख क्रेडिट पक्ष में 3 लाख दिखाई देगा, डेबिट में भी 3 लाख दिखाई देगा। सो ये खाता बंद हो जाएगा, ये खाता हमारे लिए महत्वहीन हो जाएगा। अब हमारे ये कौन कौन से मुख्य खाते रह गए? बैंक और शेयर कैपिटल, बैंक और शेयर कैपिटल। ये पहली किस्त के संबंध में जनरल एंट्री आपने देखी। इसके बाद जब ये जनरल एंट्री हो जाएंगे तो कंपनी के संचालक बैठ के निर्धारित करेंगे कि आपको अंश दिए जाएं। मान लीजिए उन्होंने कर लिया तो अब आपको वो लोग सूचना भेजेंगे, कंपनी के संचालक आपके पास आपको इंटीमेट करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि हमने आपको अंशों को, आपने जो अंश मांगे हैं हमने आपको उतने अंश देना स्वीकार कर लिया है, कृपया आप अगली किस्त है जो कि प्रति अंश 20 रुपये है उसको हमें दीजिए। यह 20 रुपये प्राप्त करने के लिए हमने आपसे प्रथम बार कहा कि पहली किस्त मिल जाएगी, लेकिन दूसरी किस्त या तीसरी किस्त या चौथी किस्त बिना मांगे नहीं मिलेगी। मांगने का मतलब है दे होना। जब तक आप किसी को डेबिट नहीं करेंगे, आप उससे कुछ रिसीव करेंगे तो आपके लिए फिर लायबिलिटी हो जाएगी। किसी से यदि कुछ प्राप्त करना है तो उसे पहले हम डेबिट करेंगे। जैसे यहां अब उनसे क्या मांगा जाएगा? अलॉटमेंट, तो इसे हम डेबिट करेंगे। अब हर किस्त डेबिट होगी। देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक अंश पर कितना है भाई? 20 रुपया। तो 10,000 अंशों पर कितना होगा? 2 लाख। ठीक इसके ऊपर वाली जो बात है वही है ये भी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है। जैसे यहां किया गया ट्रांसफर की गई, क्योंकि पहले ही मिल गई है,
इस खाते के माध्यम से कुछ रुपया मिला है, तो ये बैलेंस इस खाते का ट्रांसफर किया गया कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में। यहां भी वही बात है, देखिए किस्त डेबिट है, शेयर कैपिटल क्या है, क्रेडिट है, वही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग allotment money, being allotment money becoming due on 10,000 shares, at the rate of rupees 20 each, at the rate of rupees 20 each। यह मांगने की सूचना है, उनसे कहा जा रहा है कि भाई हमने आपको इतने अंश दे दिए हैं, इन अंशों पर आवंटन की राशि 20 रुपये है, अब आप ये दे दीजिए। जिस तरह से वहां 10,000 इंटू ये किया गया, यहां भी 10,000 इंटू 20 करेंगे, जो भी आ जाए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के संदर्भ में, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, इंस्टॉलमेंट सेकेंड। ठीक, आपसे कहा गया कि आप 2 लाख रुपया दे दीजिए, आप अच्छे आदमी हैं, भले मानुस हैं, आपने दे भी दिया, कंपनी को मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ देखिए, अब ये थोड़ा अटकल 5 या 150 वाले भी ये नियम का पालन कर सकते हैं। एक बार किस्त क्रेडिट हो रही है, एक बार डेबिट हो रही है, एक बार किस्त डेबिट होगी, एक बार क्रेडिट होगी। यहां भी देखिए, यहां किस्त क्रेडिट होगी, फिर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, बात खत्म। यहां भी, यहां चूंकि पहले ही शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, अर्थात शेयर अलॉटमेंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर, तो शेयर अलॉटमेंट यहां भी खत्म हो गया, यहां भी केवल शेयर कैपिटल और केवल बैंक अकाउंट रह गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी बात है। ये अमाउंट मिल रही है, मांग ली गई, वो लोग अच्छे आदमी हैं, उन लोगों ने रुपया दे भी दिया। Being allotment money received, being allotment money received, आवंटन की राशि प्राप्त हो गई, आवंटन की राशि प्राप्त हो गई। अब यदि आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप पूरे प्रश्न को अपने से हल कर सकते हैं। यदि थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे अब जो भी किस्तें होंगी वो डेबिट कर दी जाएंगी, फिर प्राप्त होंगी। सेकंड कॉल भी इसी तरह होगी, जैसे यहां मिला शेयर अलॉटमेंट आपने मांगा, उसी तरह आप भी अब उनसे क्या मांगेंगे, कंपनी फिर उनसे क्या कहेगी कि हमें फर्स्ट कॉल दे दो, हमें फर्स्ट कॉल दीजिए, जो कि एक अंश पर कितनी है, 25 रुपये। वही किस्त डेबिट करेंगे, अंश पूंजी क्रेडिट करेंगे, इंस्टॉलमेंट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अंतर यह है कि ये शेयर अलॉटमेंट है, वो शेयर फर्स्ट कॉल होगा। देखिए ध्यान दीजिए, हाँ जी, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के संबंध में 10,000 इंटू 25 आप लिखते रहिएगा, 2,50,000 होगा। ठीक, इतना रुपया फिर कंपनी उन लोगों से मांगेगी। कंपनी अपनी पुस्तकों में किस्त को डेबिट करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। हाँ भाई कितना रुपया, तो 25 रुपये में 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 2,50,000। आपने फर्स्ट कॉल के लिए 2.5 लाख रुपया मांगा है, वाजिब बात है। 10,000 अंश है, एक अंश पर 25 रुपया है। हम वही नारेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी becoming due on 10,000 shares at the rate of ₹25 each. यही आपको प्राप्त भी हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि सब राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। ऑल अमाउंट रिसीव टाइमली। अब ये मिल रही है, जैसे यहां आपने मिली थी किस्त, तो आपने क्या लिखा किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरह यहां भी आप लिखा करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पच्चीस 2,50,000। वहीं नीचे रिलेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बड़ी इजी बात, कोई परेशानी की बात नहीं। केवल यहां देखिए, एक बात आपसे बता दे रहे हैं, अब अभी बाद में बताएंगे, थोड़ा कर लेंगे। हाँ ये भी मिल गई, ये तो पहले ही आ गई, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये मांगा गया, मिल भी गया, ये भी मांगा गया, मिल गया। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल है, यह भी मांगी जाएगी। इन याचनाओं के संबंध में कुछ समय दिया गया, मध्य में कुछ समय होता है जिसका पालन किया जाता है। हाँ देखिए, अब वही सेकंड एंड फाइनल कॉल है ये, सो ऐसे लिखेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। काहे के लिए, शेयर कैपिटल के लिए, तो टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। फोर्थ किस्त है, फाइनल है, क्या है, 10,000 शेयर्स हैं और ये भी 25 रुपये की दर से ही है। ये जब आप सवाल लिखेंगे तभी आपको बात समझ में आ जाने की चाहिए कि हर किस्त कई रुपए की होगी। क्या करना है, शून्य से ही तो आगे बढ़ना है, थोड़ा जोड़ने में, थोड़ा शून्यों की गणना करने में होशियारी बरतें। ये भी 2,50,000 हो गए। Being second and final call, being second and final call becoming due
becoming due on 10,000 shares at the rate of ₹25 each. ये भी मांग ली गई। देखिए किस्त डेबिट हो रही है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है। अब हम इसको प्राप्त कर लें, अच्छे लोग हैं, दे रहे हैं, ठीक ना। तो रिसीव कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2,50,000 being final call received. सामान्य परावस्था वाली अंशों के निर्गमन का हमने पहला सवाल देखा, तो इससे नतीजा ये निकला कि जितने भी इंस्टॉलमेंट होंगे उसकी जस्ट डबल एंट्री, जनरल एंट्री फॉर कंपनी की पुस्तकों में की जाएगी। एक और आसान वाली बात है कि उस प्रक्रिया में केवल 4 ही एंट्री की जाएंगी, जहां सीधे कैश बुक रखी गई है। जहां कंपनी सीधे कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसमें ही लेखा करती है, वहां ये जो बैंक डेबिट हम बार बार कर रहे हैं उस वाले लेखे की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अर्थात उस अवस्था में कंपनी की पुस्तकों में केवल 4 ही लेखे किए जाएंगे, वहां ये वाली एंट्री नहीं होती है। जो बैंक वाली है वहां सीधे कैश बुक में सीधे एंट्री की जाती है। लेकिन हम आपसे ये बात बता रहे हैं कि जहां हम लोग सीधे कैश बुक में, आप तो परीक्षा में प्रश्न हल करेंगे तो आपको सीधे कैश बुक में नहीं माना जाएगा। यदि लिखा हो कि सीधे कैश बुक में एंट्री कर ली जाती हो तो आप 4 ही एंट्री करेंगे, एक के संबंध में एक। लेकिन हमने कहा कि हर किस्त के संबंध में